अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जावेद इन क्लिक। मैं हूं जावेद अली। दहपा में जो लाइब्रेरी का संग बुनियाद कार्यक्रम है उसके लगातार वीडियो आपने देखे हैं, तो उस पूरे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया जिस एंकर ने, उस एंकर से मिलने का भी दिल कर रहा होगा आपका, ऐसा मुझे यकीन है। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ, बहुत कम समय के लिए हमारी उनसे मुलाकात हो रही है, टाइम की किल्लत है। तो आबिद भाई से मैं ये जानना चाहूँगा कि वो जो एंकरिंग की उन्होंने और वो आज मीडिया में भी हैं, तो उस एंकरिंग के स्टूडेंट जो बहुत सारे लोग एंकर बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ जो गाइडेंस हो सकती है इस थोड़े से वक्त में, वो बताने की कोशिश करें। दरअसल मैं कभी भी एंकर बनना नहीं चाहता था। बचपन में जो सबसे पहले बात मेरी जहन में आई थी वो टीचर बनने की आई थी। एंकरिंग का कीड़ा कब शुरू हुआ ये एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा समाजी जज्बा था। और जब मैं टीचिंग का काम कर रहा था लखी के चंडी स्कूल में, तो वहाँ मुझे मौका मिला कुछ थोड़े से प्रोग्राम गांव में कराने का। तो मैंने प्रोग्राम कंडक्ट कराए और उनकी ज़ाहिर सी बात है एंकरिंग भी की। तो ये मुझे लगा कि एक नेचुरल गुण है मेरे अंदर जो उभर कर के सामने आ रहा है। उसके बाद मैं एमए इंग्लिश कर रहा था, तो मुझे इंग्लिश इम्प्रूव करने की ज़रूरत पेश आई। तो मैंने पिलखवी में ही एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया ताकि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर हो सके। तो वहाँ पर भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे, सेलिब्रेशन होते थे, उसमें भी मैं एंकरिंग कर लिया करता था। मुझे लगा कि हाँ वाकई ये एक चीज़ है, ये स्टेज एंकरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने मीडिया में आने का सोचा, मतलब मुझे उसमें कोई करियर दिखाई दे नहीं दिया टीचिंग में, क्योंकि मैं बीएड नहीं था, बीटीसी नहीं था। तो मुझे लगा सिंपल इस तरह से अगर मैं बगैर किसी कोर्स के टीचिंग में रहूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होगी। मैं पढ़ा तो अच्छा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में घर चलाने के लिए रहूँगा। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फील्ड को चेंज करूँ। मुझे थोड़ा सा लिखने का शौक़ था, अखबारों में मेरे कुछ लेटर्स आते थे, लिखने का शौक़ था, मैं रेडियो पर भी लेटर्स भेजता था। तो मुझे लगा मेरी कलम में भी दम है, तो क्यों ना मैं इस तरफ थोड़ा ध्यान दूँ। तो एक प्रोग्राम में कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई जो कि मेरठ के शोबे उर्दू, मेरठ यूनिवर्सिटी में जो शोबा उर्दू है वहाँ से वो कोर्स कर रहे थे मीडिया का। तो वहाँ की बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं थी। और नहीं, लेकिन आबिद भाई आपका रेडियो पे एक प्रोग्राम आया था, उस वक्त मुझे याद है पूरे गांव में ऐलान हुआ था उसको और सबने सुना था उसको। और उस जैसे अभी फिरोज आलम को लेकर माहौल है, एक पूरा जोश है, तो उस समय आपको लेकर आपको जो प्रोग्राम वो ऑन एयर आया था रेडियो पे, तो उस समय तो इतना हो हल्ला नहीं था। आजकल तो रेडियो का उतना वो नहीं रहा है क्रेज, लेकिन उस समय बड़ी बात थी, मैच सुनते थे रेडियो पे। तो आपका प्रोग्राम आया था रात में, मुझे याद आ रहा है। तो वो कैसे आपको मिला था, वो उसके लिए क्या स्ट्रगल था? असल में मुझे रेडियो का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बचपन से ही हमारे गांव में हमारे घर में रेडियो सुनी जाते थे, और चुनमुन करके एक प्रोग्राम आता था बच्चों के लिए, तब से हम सुनते थे। फिर बाद में थोड़े से और भी प्रोग्राम रेडियो पर आते थे, वो भी सुनते थे। बीबीसी में बहुत ज़्यादा सुनता था, हमारे घर में बीबीसी सुनने का शौक़ था, तो बीबीसी में बहुत ज़्यादा सुनता था। लेकिन मैं दूसरे जो एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम थे वो भी सुनता था, और मैं ख़त भी लिखता था प्रोग्राम में। 1-2 बार इनाम भी मुझे कुछ रेडियो प्रोग्राम के ज़रिए से मिला था। तो ये शौक़ था रेडियो सुनने का। तो मैं एफ़एम को ख़त लिखता था। तो एक दिन मुझे लगा कि मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, तो मैंने एफ़एम को ही ख़त लिखा कि भाई मुझे प्रेजेंटर बनना है, तो मैं कैसे बनूँगा। उन्होंने जवाब दिया कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ से एक फॉर्म होता है उसको भरिए, और यहाँ पर फिर आपको कॉल किया जाएगा और आपका टेस्ट वगैरह होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बेसिकली वहाँ एफ़एम के लिए गया था, लेकिन वहाँ पता चला कि पहले आपको थोड़ा युवाणी में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, छोटे लेवल पर कर लीजिए। तो मैं गया वहाँ युवाणी पर, मैंने फॉर्म लिया, भर लिया, उन्होंने बुलाया और थोड़ी सी मैंने घर पे प्रैक्टिस कर ली थी। तो उसके बाद प्रैक्टिस के बाद जो है मैं जब ऑडिशन के लिए गया, तो ऊपर वाले का करम है, तो ऑडिशन मेरा सक्सेसफुल हुआ और मुझे प्रोग्राम मिल गया। तो ये रेडियो का था। जहाँ तक स्टेज एंकरिंग की बात है, वो मैं पहले ही थोड़ा सा बता चुका हूँ कि मैं सामाजिक काम में थोड़ा सा दिलचस्पी थी पहले से ही, और मैंने प्रोग्राम कराए थे गांव में। तो ये नेचुरल एक थोड़ा सा स्टेज एंकरिंग का भी था। मैंने एक इंग्लिश स्पोकन का भी जिक्र किया इंस्टीट्यूट का, वहाँ भी मैं एंकरिंग कर लेता था। फिर जब मैंने मीडिया का कोर्स करने की ठानी, तो वहाँ पर भी अच्छे बड़े लेवल पर प्रोग्राम होते थे, तो वहाँ भी मुझे कई प्रोग्राम की अच्छे लेवल पर एंकरिंग करने का मौका मिला, तो उससे मेरा हौसला बढ़ा। तो शुरुआत आपकी बच्चों के सामने एंकरिंग से हुई, अपने स्टूडेंट बच्चों के सामने? हाँ, स्टूडेंट्स भी होते थे, या और कुछ कल्चर प्रोग्राम वगैरह? यस, कल्चरल प्रोग्राम है, बल्कि आप तालीमी प्रोग्राम को कह सकते हैं। जो गांव में हम बेसिकली बच्चों के लिए तालीमी प्रोग्राम, जगजागरण के प्रोग्राम कराते थे, या उनको इनामात बांटने के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते थे SIO के प्रोग्राम वगैरह? हाँ, उसमें भी तो मुझे मौका मिलता था एंकरिंग करने का। तो ये था, स्टूडेंट्स भी होते थे और गाँव के कुछ मुअज़्ज़िज़ हज़रात भी होते थे, साथ के लोग भी होते थे, तो उनके सामने से शुरुआत हुई। और उसके बाद आप जानते हैं कि गांव में दहपा गाय सोसाइटी काम कर रही है, तो उसमें भी जो प्रोग्राम हो रहे थे मैं वो कर रहा था, उनकी एंकरिंग कर रहा था, लेकिन इतने बड़े लेवल पर
ये पहला मौका था कि इतने बड़े लेवल पर मैंने किसी प्रोग्राम की एंकरिंग किया। पहले मौके को आपने इतने शानदार तरीके से, मतलब लग तो नहीं रहा था वो पहला मौका था, इतने बड़े प्रोग्राम को आपने ऑर्गेनाइज किया था। बस ये ऊपर से ही कुछ आता रहा वो ज़हन में और एनर्जी थी, अपने गांव की एनर्जी- होने की वजह जी। से एनर्जी। एक तो हमारे मेहमान ऊपर वाले का करम है, बहुत शानदार मेहमान हो गए। मतलब आप देखिए जामिया के RCA जैसे इंस्टीट्यूट से अगर कोई मेहमान आता है तो अपने लिए बहुत बड़ी बात है, तो जोश भर गया। फिर BBC से आए, तो ये दो ऐसे अहम शख्सियात थी जिनको देखते ही मतलब जोश आ गया और अपने अंदर बहुत बड़ा जज्बा पैदा हो गया, तो उससे भी हौसला बढ़ा। और जब आपके अंदर हौसला होता है तो आपकी जो एनर्जी लेवल होते हैं वो बहुत ऊंची चले जाते हैं और अपने आप ही मतलब शब्द आपके अल्फाज जो हैं वो आपकी ज़बान से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो टैलेंट, माहौल अगर टैलेंट को मिल जाता है तो वो टैलेंट बाहर आ जाता है। उनको माहौल मिला था उस दिन, आपने देखा क्या शानदार एंकरिंग थी। एक आखिरी सवाल में, क्योंकि स्टूडेंट भी देखेंगे इसको, बहुत सारे लोग मीडिया में जाना चाहते हैं। आपने एक जिक्र किया कि इकोनॉमी की वजह से मैंने टीचिंग को नहीं चुना, क्योंकि आपके पास उस तरह के कागज़ नहीं थे कि एज ए कैरियर आप टीचिंग को अपनाते। लेकिन मीडिया में भी स्टार्टिंग बड़ी मुश्किल होती है, तो कैसे आपने वो सारा प्रेशर झेला होगा? स्टार्टिंग में तो बड़ा मीडिया में मुश्किल पड़ता है, एक इनकम को लेके अगर बात है तो। एकदम बिल्कुल सही और बात ये है। भी मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि उस स्ट्रगल के बाद, जो स्ट्रगल है वो भी आप थोड़ा सा हाईलाइट करें, और उसके बाद आप बताएं कि इस वक्त आप कहाँ हैं, ताकि जो स्ट्रगल का जो फल है वो इत्मीनान मिले सुनने वालों को। देखिए, अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं और आप मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला कभी भी आपकी मेहनत नहीं रखता है, ज़ाया नहीं करता है। कुछ लोगों को ज़्यादा वक्त लग जाता है, कुछ लोगों को कम वक्त लगता है, लेकिन कामयाबी मिलती ज़रूर है। मीडिया में कुछ बहुत सारे लोग, जो मेरी बात होती है, मुझसे बात करते हैं लोग कि हम भी मीडिया में आना चाहते हैं, वो सीधे बात करते हैं बहुत बड़े एंकर की, मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ, मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ, बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने पंख फैलाओगे, बहुत ज़्यादा आकांक्षाएँ रखोगे तो फिर नहीं बन पाओगे, तो फिर तुम्हारे सपने टूटेंगे। अगर आपका शौक़ है मीडिया में आने का तो पहले देख लो कि भाई मेरे अंदर थोड़ा सा गुण है कि नहीं है उस टाइप का। तो उसके बाद, और मीडिया में सिर्फ एंकर ही सब कुछ नहीं होता है, अखबार भी एक चीज़ होती है, मैगज़ीन भी चीज़ होती हैं, और जो एंकर आपको दिखाई देता है उसके पीछे 50 लोग काम कर रहे होते हैं, तब आकर के वो कहीं ना कहीं एंकरिंग कर रहा होता है। बल्कि एंकर से काबिल लोग पीछे होते हैं। एग्जैक्टली एंकर बेसिकली आजकल का अगर मीडिया की बात करें, बड़े बड़े एंकर हैं, उनको अच्छे ओहदे भी मिले हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर एंकर बड़े ओहदों पर नहीं है, वो एंकर ही हैं, उनके लिए लिख करके कोई और ही देता है। अब मैं जिस पोस्ट पर हूँ वहाँ पर मैं लिख करके देता हूँ और दूसरा ही पढ़ता है उसको। आपने स्ट्रगल का जिक्र किया, तो बात ये 2003-04 की है। मैं जैसे टीचिंग कर रहा था वहाँ पर, तो मुझे लग रहा था कि मेरे पास कागजात नहीं है उस टाइप के, तो मैं टीचर तो बन नहीं पाऊँगा सरकारी या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में, या प्राइवेट वाले में BEd या BTC मांगेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरा उधर रुझान भी है, रेडियो की तरफ भी रुझान है मेरा, अखबार में मैं ख़त भेजता रहता हूँ, तो क्यों ना मैं फिर ये पत्रकारिता का ही शौक़ करूँ। मुझे ये भी एहसास उस वक्त तक हो गया कि मेरे कलम में दम है। तो बहरहाल मैं वहाँ चला गया और मुझे ये लगता था कि बस अब मैंने एडमिशन ले लिया है और 2 साल पूरे हो जाएंगे और बहुत जल्दी फिर हमारी कहीं ना कहीं, चाहे छोटी ही लगे, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़े सपने देखे थे, चाहे छोटी ही लगे तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वहाँ करने के बाद मुझे लगा नहीं, कोर्स करना अलग बात है, जॉब पाना अलग बात है। लेकिन मैं खुश नसीब रहा इस मामले में। जैसे ही मेरे 2 साल पूरे का कोर्स पूरा होने वाला था, MA मास मीडिया वाला, कहाँ से किया आपने? मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में शोबाए उर्दू है, उर्दू डिपार्टमेंट, वहाँ से मैंने ये कोर्स किया था और उर्दू लैंग्वेज में ही मैंने किया था। मेरा जो मीडियम था वो उर्दू ही था। तो 2 साल पूरे होने वाले थे, उससे पहले ही हिंदुस्तान एक्सप्रेस नाम का एक न्यूज़पेपर उर्दू में दिल्ली से लॉन्च होने वाला था, और इत्तेफाक से उसके जो लॉन्च कर रहे थे वो लोग हमारे ही जो टीचर थे, जो उस्ताद थे, उनके जानते हुए थे। तो उन्होंने कैंपस इंटरव्यू कर लिया हमारे यहाँ। बस मुझे भरोसा था, चूँकि मैं टॉपर था उस वक्त, 2006 में मैंने कोर्स पूरा किया। उस वक्त मैं पूरे डिपार्टमेंट में टॉपर था, मतलब उससे पहले जो जितने डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स किसी भी उसमें आए थे, उसमें और भी कोर्स चलते थे। MA मास मीडिया चलता था, सिंपल MA चलता था, उसके अलावा PhD भी थे और MPhil भी थे, मतलब किसी के इतने नंबर उस वक्त तक नहीं थे। तो मैं डिपार्टमेंट टॉपर था ओवरऑल। तो मुझे पूरा भरोसा था कि ये जो है मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो भी गया। मेरा इंटरव्यू हुआ, अच्छा हुआ और मेरा हो गया। और मैंने मेरठ को ही चुना कि मैं मेरठ में फील्ड जॉब ही करना चाहूँगा। हालांकि बाद में मुझे फील्ड जॉब का भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत वो स्ट्रगल मुझे वहाँ पर करना पड़ा। 7 लोगों का मेरठ में सिलेक्शन हुआ था और पहली सैलरी मेरी 1500 रुपये थी 2008 में, 2006 में, सॉरी 2004 में मैंने एडमिशन लिया था, 2006 में मेरा पूरा हो गया था। और एक बात बताऊँ, मेरी जो पहली रिपोर्ट थी, हमारा जो लॉन्च होने वाला था अखबार, डमी अखबार लॉन्च होने वाला था, तो पहली जो रिपोर्ट थी वो 2006 में, जब 10 अप्रैल के
या 9 अप्रैल की वो खबर थी। विक्टोरिया पार्क में मेरठ में बहुत बड़ा भीषण आग लगी थी, तो उसमें कई लोग 55-56 लोग मरे थे। तो वो पहली न्यूज़ थी और वो पहली बैनर न्यूज़ बनी थी। बैनर न्यूज़ कहते हैं 8 कॉलम की जो पूरी खबर आती है, पहले पेज पर थी और मेरे नाम से छपी थी। जो आप बता रहे हैं प्रेशर की जो आप बात कर रहे थे, जो सब्र की वाकई ज़रूरत पड़ती है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। प्रेशर तो नहीं था लेकिन एक उम्मीद थी और अब्बू जी से मैंने कहा था जब हमारा कोर्स पूरा होने वाला था और मुझे कहीं से मेरे जो सारे सीनियर थे एक भी कोई ढंग की जगह लगा हुआ नहीं था, तो मैं थोड़ा मायूस हो गया था। तो अब्बू जी से एक बार बात हो रही थी इसी तरह से, तो बस मैंने अब्बू जी से एक बात कही थी, उम्मीद थी एक और कॉन्फिडेंस था थोड़ा सा कि एक बार बस इस फील्ड में मैं घुस गया तो इंशाल्लाह पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तो ये रहा कि जैसे ही वो मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान एक्सप्रेस करके एक उर्दू अखबार लॉन्च होने वाला था, कैंपस इंटरव्यू, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया और फील्ड में हमारी जॉब लग गई। 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ और 2 साल पूरे होते होते मैं अकेला रह गया, क्योंकि सैलरी कम थी और लोगों को छोड़ के चले गए। मेरी 1500 रुपये सैलरी थी। थोड़े दिन बाद ही हुआ क्या कि एक हिंदी और अखबार था, मैं चूँकि रोज़ फील्ड में जाता था, उर्दू का होने के बावजूद रोज़ फील्ड में जाता था, तो उनको लगा कि बंदे में दम है। उन्होंने भी मुझे रख लिया कि आप हमारे लिए भी जो खबरें आप लाते हैं हिंदी में हमारे लिए भी और हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा खबरें ले आया कीजिए। तो वो 2000 रुपये देने लगे, तो 3500 रुपये यूँ मेरे हो गए। तो थोड़ी सी ज़िंदगी चलने लगी। जब मैं कोर्स कर रहा था मीडिया का उर्दू वाला, तो उर्दू का कोई भी स्टूडेंट होगा वो ईटीवी उर्दू में ज़रूर जाना चाहेगा, तो मेरा भी सपना था मैं ईटीवी उर्दू में जाऊँ। तो फिर मैंने कुछ दिनों के बाद ईटीवी उर्दू में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मेरा वो आ गया, क्या कहते हैं, कॉल आ गई कि भाई आपका रिटन टेस्ट है। वहाँ पर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों चीज़ें होती थी। उससे पहले मैं हिंदी के लिए ईटीवी के लिए टेस्ट दे चुका था, लेकिन वो इतना टफ था, बहुत ज़्यादा। उर्दू के लिए भी टफ था लेकिन हिंदी के लिए भी टफ था, वो लगभग सेम टेस्ट रखते हैं। तो पहली बार मैंने दिया हिंदी के लिए, मैं फ़ेल हो गया उसमें, मुझे कॉल नहीं आया इंटरव्यू के लिए। तो मुझे लेकिन आइडिया हो गया था। दूसरी बार जब मैं गया तो मैंने उन सबको देखा, तो इस बार मेरा क्लियर हो गया। फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और इंटरव्यू में लोग अक्सर घबरा जाते हैं, और घबरा इसलिए जाते हैं क्योंकि इंटरव्यू लेने वालों का थोड़ा रवैया लगता है ऐसा कि वो बहुत डोमिनेट कर देते हैं और वो फाड़ खाने की नज़रों से देखते हैं। मैंने कई बार फेस किया, लेकिन वहाँ माहौल इतना शानदार था, हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे दोस्तों की तरह। तो ऐसे ही बातचीत होगी और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा होने वाला है सिलेक्शन। फिर उन्होंने आखिरकार मेरी सैलरी ही तय कर दी कि आपकी सैलरी इतनी रहेगी। इस बीच जब मैं मेरठ में काम कर रहा था अखबार में, हिंदुस्तान एक्सप्रेस में, तो मेरे एक दोस्त थे जो टोटल टीवी के लिए काम करते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, आबिद भाई हमारे लिए वीओ कर दीजिए आप आकर के। मैं अपनी बाइक लेकर के, वॉइस ओवर जिसको बोलते हैं, वॉइस ओवर वो होती है कि आपके पास फिल्म चल रही है, न्यूज़ चल रही है और पीछे से जो आवाज़ आ रही होती है उसको वॉइस ओवर बोलते हैं। उनका, आबिद भाई आप वॉइस ओवर कर दीजिए हमारे लिए। तो मैं खुश हो गया और मैं अपना पेट्रोल खर्च करते हुए 5-7 किलोमीटर दूर उसके ऑफिस जाता था, 5-7 किलोमीटर दूर फिर अपने ऑफिस आता था, और कोई पैसा वो मुझे नहीं देते थे, लेकिन मैं वीओ करता था। ध्यान रखिए, आप मेहनत कहीं और कर रहे हैं, आपको फल कहीं और से मिलेगा, ये ध्यान रखिए, बहुत बड़ी मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो मुझे ये था कि इसका फल कहीं और मुझे मिलेगा। वहाँ जाकर के फिर आखिर ये हुआ, जब ईटीवी में इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने कहा, सर मुझे वीओ सिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी टीवी में वीओ करता हूं। कोर्स कर लिया। हाँ, फ्री का कोर्स मुझे होगा, कोर्स में भी तो पैसे जाते हैं। ये बात सुनने के बाद उन्होंने बोले, हम दूसरों को 7,500 देते हैं, हम आपको 8,500 देंगे। फिर जब मैं वहाँ ईटीवी में काम कर रहा था, मैं दबा के काम करता था। 6 घंटे की, 7.5 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, आधे घंटे का लंच, 8 घंटे की ड्यूटी में, 8 घंटे का लंच। दिल्ली तो हैदराबाद हेड ऑफिस में, अल्लाह का शुक्र है हेड ऑफिस में ही काम किया है, हिंदुस्तान एक्सप्रेस को छोड़ करके। तो फिर वहाँ पर जब मैं बहुत दबा के काम करता था तो लोग अक्सर टोकते थे, यार आप इतना काम क्यों करते हैं। मैं बोला, देखो भाई, मैं अपने लिए काम नहीं करता हूँ, सॉरी, मैं कंपनी के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं अपने लिए काम करता हूँ। मैंने वहाँ मेहनत की, मुझे यहाँ फल मिला, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कहीं और फल मिलेगा। बहरहाल वहाँ काफ़ी पजीराई हुई, मतलब तारीफ़ें हुई, काम भी, मेहनत की भी, सब चीज़ों की तारीफ़ें, और वॉइस ओवर में करता ही था। पहली बार जब मेरा वॉइस ओवर चला तो मेरे सारे साथियों ने मुझे मुबारकबाद दी, आपको नींद नहीं आई होगी। और बहुत ही मज़ा आया, मतलब, और ये चीज़ें हौसला बढ़ाती हैं और आपके दिल को एकदम खुशियों से भर देती हैं। ये रहा वहाँ पर। लेकिन 5 साल, 5.5 साल वहाँ काम करने के बाद मेरे अब्बू जी की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी, तो मैं सोच रहा था कि मैं वापस इधर आ जाऊँ किसी तरह से। लेकिन दिक्कत ये थी कि हैदराबाद में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, चूँकि वहाँ पर तेलुगु बोली जाती है, तो दूसरे चैनल है ही नहीं वहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने इसके लिए अप्लाई किया, आलमी सहारा टीवी चैनल के लिए, लेकिन यहाँ पर सैलरी थोड़ी कम थी। मतलब मुझे आने के बाद पता चला, जो कॉल लेटर मुझे आया, यहाँ भी टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था बाकायदा, दोनों पास करने के बाद कॉल लेटर आया, मैं चला आया। लेकिन यहाँ जब इंटरव्यू में बात रखी थी 25,000 की मैंने मांग की थी, लेकिन उन्होंने बहुत कम सैलरी दी, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये ईटीवी से कम थी सैलरी, मैं आपको बता दूँ। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि, और मेरा ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं था, मैंने 1 हफ़्ते का वक्त लिया कि मुझे सोचने का वक्त दीजिए। तो उनके एचआर ने बोला कि आप बड़े ब्रांड में आ रहे हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटी है, कर लीजिए। तो फिर सुहेल हलीम साहब
से मेरी जानकारी थी, मैंने इनको कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे मेरे सामने दिक्कत आ रही है, सैलरी कम दे रहे हैं ये तो सुहेल हलीम साहब बोले आबिद एक काम करो, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं, अभी आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद जो है आप जहाँ निकले तो वहाँ खड़े पर होने आप के लिए जगह मिली। वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बात एकदम क्लिक कर गई और फिर मैंने जो है बस यहाँ ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया। कुछ घर से भी सपोर्ट मिल गया था, वाइफ ने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सैलरी कम हो कोई बात नहीं, हम लोग घर पे आ जाएंगे, अबू जी के आसपास ही रहेंगे, गांव से दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हैदराबाद तो बहुत दूर है। तो मैंने बहरहाल वहाँ पर जॉब किया। 1.5 साल भी नहीं हुआ था कि डीडी किसान के लिए चैनल लॉन्च होने वाला था, कि उसके लिए फॉर्म निकले। 1 साल हुआ था वहाँ मेरे काम करते करते। दूरदर्शन का नया चैनल लॉन्च होने वाला था किसानों के लिए, डीडी किसान करके। मैंने अप्लाई कर दिया, वहाँ पर टेस्ट हुआ, इतना शानदार टेस्ट हुआ, वहाँ पर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू मुझे थोड़ा सा डर लगा और मुझे लगा कि कहीं कमी, चूँकि मैंने थोड़ी सी ऐसी बात हो गई थी वहाँ पर कि मुझे लगा कि शायद इंटरव्यूअर्स इसको नेगेटिव हो गया है थोड़ा सा। लेकिन चलते चलते मैंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं खेती किसानी जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो बाद में मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मैं डीडी उर्दू के लिए दे चुका था और वहाँ पर मैं टेस्ट बढ़िया गया था, इंटरव्यू में मैं नहीं सक्सेसफुल हो पाया था, तो मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला था। लेकिन कुछ दिन बाद जब लेटर आता है वहाँ से ज्वाइनिंग का, तो बस मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाद में जब हमारी मीटिंग हुई तो बॉसेस ने बताया कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो मतलब जो मुझे लग रहा था कि मैंने नेगेटिव बोला था वो एक्चुअली वो पॉजिटिव चीज़, तो ये चीज़ रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर हूँ और अच्छे से काम कर रहा हूँ। मेरे काम से मेरे बॉस खुश हैं, मेरे ऑफिसर्स खुश हैं, अच्छा लगता है। चलिए, दर्शक भी खुश होंगे आबिद भाई का संघर्ष देख के, और प्रोग्राम में तो आपने एंकरिंग देखी ही थी। तो देखते रहिए जावेदन क्लिक और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के स्ट्रगल जो है लोगों के वो दूसरे बंदों तक जाएं और वो भी स्ट्रगल करने की प्रेरणा ले सकें। थैंक यू।